हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसी किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं कराने वाला हूं। और साथ ही इस चैप्टर का मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन भी देने वाला हूँ। जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो वो इस मेरी इस वीडियो को देखेगा। इस चैप्टर जिस जिस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। बस आप मेरे संग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आइए पढ़ते हैं, चैप्टर करते हैं। तो चैप्टर है हमारा वास्तविक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, किस किस टाइप की होती है? इसमें एक हमारी आती है परिमित संख्या, परिमित संख्या और अपरिमित संख्या। एक परिमित संख्या और एक अपरिमित संख्या आपने ये पढ़ी होंगी। इनकी इसके क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके विकल्प में। इन संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपको, इसलिए संख्याओं की ज्ञान होने चाहिए इसमें। परिमित संख्या और अपरिमित संख्या। परिमित संख्या कौन सी होती है? और फिर ये भी कितनी परिमित संख्या, देखो परिमित संख्या लिखूंगा, परिमित संख्या। तो परिमित संख्या वो होती है जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकें, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब पी वाई क्यू मतलब बटे में लिख सकें, जैसे कि 2/1 है, या 2/3 है, या देखा सिर्फ 2 है, या √4 है। वो √4 को हम 2 गुणा में 2 लिखेंगे और यहाँ से मतलब 2 बाहर निकाल लेंगे कॉमन करके। मतलब वो संख्या जो हम पी वाई क्यू को रूप सके वो हमारी एक परिमित संख्या होती है। पी वाई क्यू को रूप मतलब इसे हम बटे में लिख सकें। अपरिमित संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमित संख्या वो होती है जो पी वाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमित संख्या होती है। जैसे इसमें आती है हमारे एग्जाम्पल के तौर पे √5। इसे रूट से हम बाहर नहीं निकाल सकते, जो रूट से बाहर नहीं निकलते वो अपरिमित संख्या होती है। और एक इसका एग्जाम्पल पाई भी है। पाई एक हमारी अपरिमित संख्या। लेकिन जो पाई का मान होता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके विकल्प में, जो पाई का मान होता है हमारा वो होता है 22/7। वो नहीं होती, मतलब पाई एक अपरिमित संख्या है, पाई एक अपरिमित संख्या, लेकिन पाई का जो मान होता है हमारा 22/7, वो एक परिमित संख्या है, क्योंकि ये पी वाई क्यू का रूप है। पी बटे क्यू का रूप है, इसलिए ये परिमित संख्या हो जाती है। और जो पाई है हमारी वो अपरिमित संख्या रहती है। यहाँ से आपके विकल्प में एक क्वेश्चन बनता है। तो परिमित संख्या आपको क्लियर होंगी, परिमित और अपरिमित। परिमित जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बस यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और अपरिमित संख्या जो हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे पाई हो गई, √5 है, √7 हो गया, ये √5 है। अब √4 ये नहीं होगी, इसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। अब परिमित संख्या होती है, इसके भी कई टाइप होते हैं। इसमें एक हमारी आती है, पहले आती है इसमें हमारी प्राकृतिक संख्या, प्रकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या है, बड़ा करके ले दूं, प्रकृत संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वो होती है जब हम आपके लिए एग्जाम्पल तौर पर, मतलब प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5, जो एक से शुरू होती है और जो अनंत तक जाती है हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, जो हम जिन्हें हम गिनती के रूप में लेते हैं, गिनते हैं। एक से लेके जो अनंत तक जाती है वही प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या वो संख्या जो जीरो से शुरू होती है, पूर्ण संख्या एग्जाम्पल तौर पे इसे हम डब्ल्यू से लिखते हैं, मतलब डब्ल्यू से दर्शाते हैं। जो है जीरो से लेके 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाती है हमारी पूर्ण संख्या होती है। जीरो से लेके अनंत तक जाती है हमारी पूर्ण संख्या होती है। और जो एक से लेके अनंत तक जाती है हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। बड़ा करके ले देता हूँ।
प्राकृतिक संख्या को n से गुणा करें, यानी कि n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो हमारी एक से लेके एक, दो, तीन, चार से लेके अनंत तक जो जाती है वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। और ये हमारी जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या को हम W से दिखाते हैं। अगर ये जीरो से शुरू होती है और एक, दो, तीन डॉट 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 करके अनंत तक जाती है, हमारी पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक पर आती है, तो पूर्णांक जो होते हैं हमारे वो तीन टाइप के होते हैं बेसिकली। देखिए, पूर्णांक तीन टाइप के होते हैं, एक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यतर। पूर्णांक संख्या जो होती है वो हमारी माइनस अनंत से, पूर्णांक के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है। जैसे माइनस अनंत, -3 हो गया, -2 हो गया, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट करके प्लस अनंत तक जाती है। तो जो हमारी इधर हो गई, इनको हम ऋणात्मक नंबर बोल देते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सॉरी, इन्हें बोल देते हैं हम ऋणात्मक संख्या। क्योंकि इधर हमारी जो जीरो से इधर को होती है, मतलब लेफ्ट साइड जो होती है वो ऋणात्मक संख्या बोल देते हैं, और जो जीरो से इधर को है इन्हें हम धनात्मक संख्या बोल देते हैं, धनात्मक, धनात्मक संख्या जो हमारे प्लस के नंबर होते हैं जीरो से इधर को, उन्हें हम धनात्मक संख्या बोल देते हैं। जो इधर को होते हैं जीरो से उन्हें ऋणात्मक। और ये जो हमारा ये शून्य, इसको हम शून्यतर बोलते हैं, शून्यतर संख्या या उदासीन भी बोलते हैं, शून्यतर। तो पूर्णांक में तीन टाइप के होते हैं, एक शून्यतर, इसमें अगर शून्य जो खाली ये ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है शून्य, और जो इधर होती है ये ऋणात्मक संख्या होती है, और जो इधर को है वो धनात्मक संख्या होती है। ये हमारी पूर्णांक संख्या। तो आई होप को अभी आपको ये संख्याएं क्लियर हो गई होंगी, इनसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको ये संख्याओं की नॉलेज दे दी है। आपको एक बार फिर बता देता हूँ, वास्तविक संख्या हमारी दो टाइप की होती है, एक परिमित संख्या, एक अपरिमित संख्या। परिमित संख्या वो होती है हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि हमारे इसमें दो हो जाता है, तीन एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब हमने दो पूछे, दो एक कैसी संख्या, एक परिमित संख्या है, तीन कैसी संख्या, एक परिमित संख्या, उसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दो और तीन को दो के बटे में एक लिख सकते हैं, तो ये पी और ये बटे में एक क्यू का रूप हो गया, तो ये एक परिमित संख्या होगी। ऐसी तीन को लिख सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए। परिमित संख्या आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर बता देता हूँ, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 5/4, तो 5 इसको मैं अगर पी मान लूँ और इसको क्यू, तो ये पी बाई क्यू का रूप हो गया, तो ये परिमित संख्या हो गई। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि है इसकी जगह हर की हर में जीरो नहीं होना चाहिए हमारा। और परिमित संख्या जिन्हें हम स्टेप में नहीं लिख सकते, अपरिमित संख्या सॉरी, जिन्हें हम स्टेप में लिख सकते, जैसे रूट में जो हमारे नंबर आते हैं, रूट 5 हो गया, रूट 7, ये हमारी अपरिमित संख्या होती है। बस वो संख्या रूट में नहीं आनी चाहिए जो जो पूर्ण वर्ग होती है, जो रूट से बाहर निकल जाती है। जैसे कि मैं रूट में 16 लिख दिए, तो मैं रूट में 16 को लिखता हूँ 4 × 4, इसमें जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बन गया, जोड़ा से एक बाहर निकल जाता है तो 4, यानी कि ये बाहर निकल सकता है। अब मैं इसके बटे में एक लिख सकता हूँ, तो ये पी वाई क्यू का रूप बन गया, 4/1, तो ये पी वाई क्यू का रूप बन गया। इसलिए एक आयो अपरिमित संख्या नहीं हुई, एक परिमित संख्या होगी, रूट 16। बस ये आएगी। तो आपको ये संख्या क्लियर हो गई होंगी। आइए मैं इन्हें मिटा देता हूँ, और आप इसका चाहे तो इसकी सॉल्व ले सकते हैं। तो आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे आपका, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, निम्न में परिमेय संख्या है। आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, पहला जो है हमारा √5, दूसरा ऑप्शन है √4, और तीसरा ऑप्शन है √7, और चौथा है अपना 1/√3, कुछ भी ले लो। तो हमें इसमें परिमेय संख्या बतानी है कि निम्न में परिमेय संख्या क्या है। तो आपने इसमें परिमेय संख्या कौन सी लग रही है, इस प्रकार से आपकी
बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है विकल्प में, ओमर शीट में, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि हमारी परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो ये देखो हमारे, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को। तो हमारी जो रूट 5 है, इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये रूट में रहेगी। और ये रूट रूट 4 है, और ये रूट 7 है, और ये 1/√3 है। न रूट 7 को हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से, और न 1/3 को। मतलब ये हमारी, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगी, और ये भी नहीं होगी, और ये भी नहीं होगी। ये सही है, ये हमारी परिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 4 है, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 × 2। अब इसका जोड़ा बन गया, अब जोड़ा बन गया तो मैं इससे बाहर निकाल सकता हूँ 2। अब 2 के बटे में 1 लिख सकता हूँ, ये मेरा पी वाई क्यू का रूप बन गया। इसलिए मेरी ये परिमेय संख्या है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपके मैं वो सवाल कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले साल जो आते हैं क्वेश्चन। अब आपका इसमें आता है संख्याएं, कि हमारी सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या ये भी आती है, अभाज्य संख्या, और एचसीएफ एलसीएम भी आता है इसमें। तो अब आपका एक सवाल है यहाँ से, एचसीएफ और एलसीएम पता होना चाहिए आपको। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों को है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एचसीएफ यानी दो संख्या है हमारी, एचसीएफ का मतलब होता है, आपको मैं लिख दूं सिर्फ कॉमन, सिर्फ सिर्फ कॉमन, सिर्फ कॉमन, कॉमन। और इसका मतलब होता है जो हमें कॉमन भी लेना है, और जो बाद में बच जाए वो भी लेना, मतलब कॉमन और बचा हुआ दोनों, दोनों कॉमन और जो बच गया। जैसे एक इसके आधार पर मैं आपको एक सवाल कराता हूँ। जैसे हमें दो संख्या हमारी 12 और एक 21, इनका हमें एलसीएफ और एस मतलब एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। दो संख्या हमारी 12 और 21 हमारी दो संख्या है, वो मैं लिख दूं बड़े करके, 12 और एक 21, ये दो संख्या है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4, और 21 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 7, मतलब 3 × 7 = 21, और 4 × 3 = 12 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में आ रहा हो। तो आपको दिख रही होगी, ये 3 यहाँ भी आ रहा हो, 3 यहाँ भी आ रहा है, मतलब 3 दोनों में है। 3 दोनों में, इसलिए जो एचसीएफ होगा मेरा, मैंने कहा था एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि सिर्फ कॉमन, सिर्फ कॉमन ही कॉमन लिखा है, कॉमन, सिर्फ कॉमन। तो सिर्फ कॉमन क्या है दोनों में, 3। तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया, 3। इसका मेरा एचसीएफ होगा। एलसीएम, एलसीएम मैंने कहा था कॉमन और बचा हुआ, कॉमन जो बचेगा, तो कॉमन मेरा, अब एलसीएम में निकालू, इसी में मैं अपना एलसीएम निकालू। तो एलसीएम मैंने कहा कॉमन और बचा हुआ, तो कॉमन मेरा कितना है इसमें, कॉमन है 3, तो 3। फिर मेरा बच क्या गया, 4 बच गया, और 7 बच गया, दोनों को ले लूंगा, 4 और 7 बच गया, इनके आपस में गुणा कर दूंगा, 4×3 = 12, 12×7 = 84। तो 84 मेरा इसमें एलसीएम हो गया, और एचसीएफ मेरा 3 हो गया। ठीक। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ इस प्रकार से हमें ज्ञात करने होते हैं इसमें, मतलब हमें दो संख्या दे दी जाएंगी, एलसीएम हमने ऐसे निकाल ली, और एचसीएफ ऐसे। इस पे आपको सवाल जरूर मिलता है, 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको इसे तैयार कर लेना। और आपको इसमें शॉर्ट में बता दिया बहुत अच्छे से। जैसे हमें दो संख्याएं, एक 12 और एक 21, 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं, और 21 को 3 × 7। तो दोनों में कॉमन क्या है, बस आपको ये छोटी चीज याद रखनी, नोट कर लेनी है। एचसीएफ यानी कि सिर्फ कॉमन, और एलसीएम कॉमन और बचा हुआ। तो सिर्फ कॉमन इसमें दोनों में 3 था, तो मेरा ये एचसीएफ हो गया। ये एचसीएफ मतलब मासा, हिंदी में बोलते हैं मासा। एचसीएफ यानी कि मासा, ऐसे करके लिखते हैं। और एलसीएम यानी कि लासा। एचसीएफ यानी कि सिर्फ कॉमन, और एलसीएम कॉमन और बचा हुआ, जो है ऐसी कि मैंने यहाँ करा। जो मेरा 3 दोनों में क्या था, कॉमन तो एक बार लिख लिया, और बच गया 4 और 7 बच गए, तो बोले ठीक। अब आपको मैं इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है आपका कि 156 के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड कीजिए। वैसे आपको ये सवाल विकल्प में मिलेगा 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, लेकिन मैं आपको ऐसे ही मतलब करा देता हूँ। देखो 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य बताइए, अभाज्य संख्या जो होती है हमारी, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है आपको बता दूं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो होती है हमारी, अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। जैसे कि आपको एग्जांपल ले लूं, जैसे इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, 2 हो गई, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 नहीं है। मतलब वो संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड, मैं याद करूँ, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी है तुम्हारी, जिसके केवल दो गुणनखंड। देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, अभाज्य संख्या वो भी जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे, केवल दो गुणनखंड होते हैं। केवल दो गुणनखंड यानी कि जैसे एक एग्जांपल देखिए, इसमें हमारी दो, पहले तो 2, 3, 5, 7, 11 ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या कैसी है। जैसे ये 2 है, 2 को मैं किन किन से विभाजित कर सकता हूँ, 2 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो दो को तो मैं एक से भाग दे सकता हूँ और एक में 2 से भाग दे सकता हूँ। जैसे 2 को मैं एक 2 से भाग दे सकता हूँ और एक 2 को मैं एक से भाग दे सकता हूँ। मतलब 2 को मैं सिर्फ 2 संख्या से काट सकता हूँ, कट के दे सकती है। ऐसी 3 को मैं एक से भाग दे सकता हूँ और 3 खुद खुद से चली जाएगी। ऐसी 5 को मैं एक से भाग दे सकता हूँ, क्योंकि एक से तो सारी संख्या विभाजित हो जाती है और एक जो संख्या होती है वो खुद से विभाजित हो जाती है। जैसे 5 है, इसको मैं 5 को 5 से ही भाग दे सकता हूँ। ऐसी 7, ऐसी 11 को। अब मैंने इसमें 9 क्यों नहीं लिखा, तो जो मेरा 9 होता है इसको मैं, इसके मेरे 3 गुणनखंड हो जाएंगे, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये कि मेरी भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे देखिए 9 है, 9 को मैं एक से ही भाग दे सकता हूँ, फिर मैं इसको 3 से ही भाग दे सकता हूँ, 9 को 9 से ही भाग सकता हूँ। यानी कि इसके एक दो तीन गुणनखंड हो गए, मतलब ये 3 संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। और हमने कहा था जो अभाज्य संख्या होती है उसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, यानी कि वो सिर्फ दो संख्या से विभाजित होगी, लेकिन ये 3 से हो रही है, इसलिए मेरी एक अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या तो है, क्योंकि ये 3 से ही विभाजित, 3 से तो कट जाएगा ना बस। तो आपको इसलिए अभाज्य संख्या इसमें पता होनी चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, मतलब जिसके गुणनखंड आए वो अभाज्य संख्या के रूप में आए। आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा, अभाज्य संख्या केवल सिर्फ दो गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन आपको विकल्प में मिल सकता है, विकल्प में मिलता है कि मतलब आपको गुणनखंड करे हुए दिए होंगे, आपको ऑप्शन में खाली टिक करना है। तो 156 लास्ट में हमारा सम संख्या है, तो इसलिए हमारी दो से जा सकती है। सम संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जो दो से विभाजित है वो सम संख्या होती है। दो से जो विभाजित हुआ संख्या वो सम संख्या होती है। और लास्ट में हमारी ये सम संख्या है 6, तो इसको हम 2 से भाग देंगे। 2 से 15 यानी कि 2 सत्ते 14, एक बचा है 15, 2 सत्ते 14 या 15 थे, 14 कट गए, मतलब एक बचा, एक दो 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा हमने, 2 3 6, एक यहाँ गया 18, 2 ने 18। अभी 2 से नहीं आएगी, लास्ट में मेरी एक विषम संख्या आ गई, 3 से जा सकती है। 39 जो है मेरे 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक। 13 कितने से आएंगे, तो 13 तेरह से ही आएगा। ये मेरे का भाज्य संख्या 13 कम 13। अब इसके गुणनखंड क्या आई देखो पहले, कितनी 156, 156 के गुणनखंड क्या आए मेरे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, 3 4 4 3 12 12 13 गुणनखंड। देखिए साई 14 यहाँ 16 8 20 16, ठीक है। तो ये मेरे इसके गुणनखंड आएगा, हमें कहा था भाज्य गुणनखंड। तो देखिए मैं इसको कैसे लूंगा, 2 गुणा 2 यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, गुणा में 3 और गुणा में 13। ये मेरी 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड मतलब जो अभाज्य संख्या, दो मेरी एक अभाज्य संख्या, 3 भी एक अभाज्य संख्या और 13 भी, क्योंकि ये खुद से जा सकती है। जो संख्या खुद से कटे वो एक अभाज्य संख्या होती है।
तो ये अभाज्य गुणनखंड होगा, क्योंकि जो इनके गुणनखंड है वो अभाज्य संख्याओं के रूप में है। अभाज्य संख्या मतलब जो हमें 156 के गुणनखंड करने वो अभाज्य संख्याओं के रूप में आए। तो ये जो हमारी संख्या है मैंने बताई थी, अभाज्य संख्या आपको कौन सी होती है। आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको करा दिया। तो आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि एक समभाज्य संख्या, क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, एक सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या और एक एक सबसे छोटी और एक सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है, कितना होगा। एक सम संख्या, एक सम अभाज्य संख्या और एक सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। आपके ऑप्शन है 2, 4, 2, 4, 8, 9। आपके ऑप्शन आपको बताना। तो इसके लिए आपको सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या पता होनी चाहिए। देखो सम अभाज्य संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो सम संख्या हमारी कौन सी है, 2 से भाजित हो यहाँ। देखो सम संख्या आपके लिए हम मैं बताता हूँ। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या मेरी होती है 2, 4, 6, 8। बस आपको सिंपल याद रखना 10 डॉट 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 करके अनंत जाती है। सम संख्या वो होंगी जो 2 से विभाजित हो जाए पूर्ण तरीके से, पूर्ण तरीके से 2 से विभाजित हो जाए। लेकिन 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए मतलब भाग चली जाए, जिनमें 2 से पूरी तरीके से भाग चली जाए, वो हमारी भाज्य संख्या होगी, सॉरी सम संख्या होगी। तो 2 से देखो, 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 ही 4, मतलब ये 2 संख्या 2 से कट जाएंगी, तो ये मेरी सम संख्या हो गई। और अभाज्य संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी। तो अभी आपको मैंने अभाज्य संख्या बताई थी, उसमें बताया कि 2 मेरी एक अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो और जो खुद से, जैसे ये 2 है तो ये 2 से 2 खुद से विभाजित होगा, एक से और खुद से विभाजित होगा, इसलिए मेरी जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि जो 2 है वो खुद से, मतलब 2 खुद से विभाजित होगा। मतलब देखो 2 है, इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे और जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो एक अभाज्य संख्या होती है। ये तो एक 2 है, तो ये 2 से कट सकती है और एक ही 1 से कट सकती है। मतलब मेरी जो ये 2 संख्या है वो 2 नंबर से जाएगी, एक से और एक खुद से। इसलिए एक अभाज्य संख्या भी होती है और एक सम संख्या भी है। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सम अभाज्य संख्या पूछे तो आपको पता होनी चाहिए 2। अब मैं आपको भाज्य संख्या भी बताऊं। देखो भाज्य, एक आगे हमारी भाज्य है संख्या। तो भाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। मैं लिखूं जिसके, भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड खंड, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि देखिए अभाज्य संख्या, वो सॉरी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, दो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक मतलब 2 से ज्यादा हो गुणनखंड, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे हमारी भाज्य संख्या होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसमें मेरी भाज्य संख्या
4 है, 2 नहीं है, 2 तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के तो सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक 2 खुद से विभाजित हो जाएगी और एक 1 से। लेकिन ये 4 है, ये 4 में देखो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, पहले तो ये 1 से ही विभाजित हो जाएगी और ये खुद से भी विभाजित हो जाएगी, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी। मतलब जो 4 है वो 2 से भी कट सकती है, इसके 3 गुणनखंड है देखो। जो 4 है मैं इसको 3 संख्या से भाग दे सकता हूँ। एक तो मैं 1 से काट सकता हूँ इसको, और एक 2 से काट सकता हूँ, और एक ये 4 जो खुद से भी चले जाएगा। यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो एक मेरी भाज्य संख्या हो गई। मतलब अगर 2 से जो ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाए वो मेरी भाज्य संख्या कहलाती है, और जो 2 सिर्फ 2 संख्या से विभाजित हो मेरी अभाज्य संख्या कहलाती है। अभी आपको मैंने लिखवाया था, आपको इन पॉइंटों को नोट करते रहना है, एक कॉपी में अलग लिख देना। आपको इस संख्याओं से मतलब आप 2 मिनट में पढ़ सकते हैं, अपना रिवाइज कर सकते हैं इससे। तो भाज्य संख्या आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? मेरी 4। आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब आपके एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है मेरी वो 4 होती है। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने, मैंने आपको वो इंट्रोडक्शन पार्ट में मेरा, एक सम अभाज्य संख्या और एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या गुण। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। क्योंकि देखो, अब जो 3 लूंगा तो 3 तो मेरी एक 3 तो मेरी अभाज्य संख्या हो जाएगी, और 2 भी अभाज्य संख्या होती है, अभी आपको पता। 3 के भी 2 गुणनखंड होंगे, कोई 3 एक तो खुद से विभाजित होगी और एक 1 से, ऐसी 2। लेकिन जो 4 है, 4 से मेरी अभाज्य संख्या शुरू होती है, मतलब यही 4 से भाज्य संख्या शुरू होती है। जो 4 है वो सम में छोटी भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन में आता है एक समभाज्य संख्या। समभाज्य संख्या आपने कितनी देखी? सम भी और अभाज्य भी, वो 2 थी। 2 सम संख्या भी और अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे एक समभाज्य संख्या, तो एक समभाज्य संख्या हो गई, और एक सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी थी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, यानी कि इनका गुणा कितना होगा? 4 दूनी 8, कितना हुआ? 8। ऑप्शन में है हमारे ये, तो ये ऑप्शन इसका सही था। बस आपको इसके छोटी सी बात बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि समभाज्य संख्या क्या होती है, सम और अभाज्य दोनों, और सब में छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। अगर आपको इन संख्याओं की नॉलेज है तो आप इन सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर से आपका एक सिद्ध करने वाला सवाल बनता है कि, लिख देता हूं आपको, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल आपके लिए मैंने करा रखा है, मतलब आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ये सवाल मिल जाएगा। ये सवाल मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, इसलिए आपको मैं यहाँ करा के बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ये सवाल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आता ही है। अब एक सवाल आपका एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, 92 और 510 का एलसीएम एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना, मतलब 92 और 510 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। आपकी सवाल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते हैं। ये आपका 2 नंबर का सवाल है, आपको आपका याद है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों याद करना है। मैंने आपको बताया जो एलसीएम, फिर बताता हूँ आपको। एलसीएम जो होता है मेरा, वो कॉमन और बचा हुआ, कॉमन और बचा हुआ, मतलब आपको पता हो कॉमन बचा हुआ, कॉमन और जो बच गया। और एचसीएफ कॉमन, सिर्फ कॉमन। तो 92 और 110, तो अब देखिए 92 और 510, तो 92 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 92 के गुणन कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या लिख। सम संख्या है लास्ट में 2, तो 2 से विभाजित हो जाएगा ये। 2 से 9, 2 से 9, 9 तो जाएगा नहीं, 8 चले जाएगा। 2 चौक 8, एक बचा, 9 थे, इधर गए 12, 2 छंग 12। ठीक।
फिर 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब 23 तो 23 से जाएगा, 23 एक अभाज्य संख्या, तो 23 23 से कट गया। ठीक, मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा में 2 गुणा में 23। ठीक, ऐसे ही 510 का भी देख लेते हैं। 510 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, ये चलेगा मेरे 11 हो गए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 455। ओ सॉरी, तो गलत आ गया, सॉरी। 2 दूनी 4, यानी 2 आया, 2 दूनी 4 और यहाँ हमारे हुआ 11, और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक, मतलब 2 दूनी 4 या 5 थे, 4 कट गए, एक बचा, तो यहाँ 11 हो गए, और 5 दूनी 10, यहाँ 11 हो गए, तो एक यहाँ के 10 हो गए, एक जीरो, यानी 5 दूनी 10। लास्ट में 5 आ गया, तो ये संख्या मेरी या 3 से जाएगी या 5 से विभाजित हो सकती है। तो इसका जोड़ देख लो, इसका योग अगर 3 से विभाजित हो, संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी 5 और 5 10 और 2 12। मतलब ये संख्या का अगर योग, मतलब इस संख्या को हम जोड़ रहे हैं और इसका योग 3 से विभाजित है, ये संख्या में 3 से विभाजित होगी। जैसे कि अगर 2 प्लस 5 प्लस 5, 5 5 10 और 2 12, यानी 12 3 से विभाजित हो जाता है, इस संख्या में 3 से विभाजित हो जाएगी, तो इसको मैं 3 से काट सकता हूँ। तो 3 अट्ठे 24, यानी 3 अट्ठे 24, 25 में 24 कट गए, एक बचा, यानी 15 हो गए, और 3 पंजे 15, यानी कि 85 आएंगे हमारे। ठीक, 3 अट्ठे 24, एक बचा, हो गया 15, और 5 3 15, आपको ये तो आता ही होगा। अब ये संख्या मेरी 8 5 13, 5 से जाएगी, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, और 17 एकम 17, ये इसके गुणनखंड हो गए। 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, तो 510 को लिख सकता हूँ मैं ये, इसके गुणनखंड करके मैंने ये लिखा, और 92 को लिख सकता हूँ मैं ये। अब मुझे इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, तो पहले मैं एचसीएफ निकाल लेता हूँ। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या है, सिर्फ कॉमन। तो कॉमन क्या है मेरा, ये कॉमन हो गया मेरा इसमें 2, तो एचसीएफ मेरा इसका कितना आ गया, 2। ये 23 है, आप लिख दूंगा, देखो ये 23 है, और ये कॉमन इन दोनों में सिर्फ 2 ही है, इसमें 2 है और यहाँ 3 है, 5 7 है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 2 थे यहाँ, मतलब सिर्फ आपको इन दोनों में जो दिख रहा होगा वो सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं कॉमन। अब एलसीएम की बारी आती है, तो एलसीएम, एलसीएम जो कॉमन और बचा हुआ दोनों, कॉमन और बचा हुआ, तो पहले हम कॉमन लिखेंगे, तो कॉमन हमारा क्या है इसमें 2। ठीक, ये 2 तो आ गया कॉमन, अब बच क्या गया, इन दो में से ये एक जोड़ा हमारा आ गया कॉमन, क्या बच गया, ये आया 2 बच गया। ये 2 तो देखो, इसका कॉमन तो अलग, ये 2 आ गया, जो मेरे बच गए ये 2, और ये मेरे एक 23 बच गए। ठीक, और नीचे क्या है, 3 है, और फिर 5, फिर 17, ये मेरे सब बच गया। तो इन सब की मैं गुणा कर दूं, गुणा करना अब तो आपको आती होगी, आप इसकी गुणा कर लेना, आपका एलसीएम निकल आएगा। अगले साल में बढ़ता हूँ। तो आपका एक ही सवाल और है, 26 156 का लासा, यानी कि एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम यानी कि लासा 156 है, मतलब ये दो संख्याओं का लासा 156 है, 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा यानी कि एस सी एफ क्या होगा, क्या होगा, 26 और 156 का लासा 156 है, तो एस सी एफ क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको बताऊं सीधा, कि दो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के, यानी कि मेरी दो संख्या है कोई ए और गुणा बी, माने मेरी कोई दो संख्या है ए और बी, ए और बी दो नाम की कोई दो संख्या है, तो ए गुणा बी इनका जो गुणनफल होगा बराबर होगा एच सी, उनके एच सी एफ, इन दो संख्याओं के एच सी एफ गुणा एल सी एम के। जैसे मेरी ये दो संख्या, इसमें कौन सी है, एक 26 और एक 56 में दो संख्या है, इसको मैं, ये ए हो गई और ये बी, दो संख्या होगी मेरी, ये एक बी और ये, तो ए बराबर क्या है 26 गुणा बी संख्या कितनी है 156,
अब मुझे निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मुझे निकालना है। एलसीएम तो दिया है ना, एलसीएम दिया कितना है, 156 दिया है। इन दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 156 और एचसीएफ मुझे निकालना है, ठीक। अब 26 गुणा 156 बराबर क्या निकालना है, एच सी एफ। ये 156 मेरे यहाँ गुणा में है, इसको इधर लाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि इसको बटे में आ जाएगा, बराबर के इधर लाऊंगा 95 करूंगा इसको तो। अब मेरा ये 156 से 156 कट जाएगा, यानी कि एस सी बराबर कितना आ गया, 26। यानी जो एच सी एफ आ गया मेरा, वो कितना आ गया, 26। बस आपका ये छोटा सा क्वेश्चन है, विकल्प में आपका ये 1 नंबर का आता है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए आपको अभी और सवाल कराने हैं मुझे। और एक सवाल आपका ऐसा ही और आता है कि 65 और 117 65 और 117 के एच सी एफ 65 पी 65 और 117 के एच सी एफ 65 पी माइनस 117 के रूप में के रूप में 65 और 117 के एच सी एफ को, और ये को है, को एस 65 और 117 के एच सी एफ, और ये गलत हो गया, 65 और 117 के एच सी एफ को 65 और 117 के एच सी एफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किए जाए, में व्यक्त किया जाए तो P का मान होगा। ये सवाल 2022 में आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, आइए इसको सॉल्व करते हैं। विकल्प में आपका 1 नंबर में आया होगा। तो 65 और 117 के एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा, उसमें पी का मान ज्ञात करना है। 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में व्यक्त करना है, मतलब इनका पहले अगर इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल लें और इस रूप में व्यक्त कर दें, तो आइए इन दो संख्याओं को हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ यानी कि मासा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश बोलते हैं। तो 65 और 117, 65 को क्या लिख सकते हैं हम, 13 पंजे 65, यानी कि 13 गुणा में 5, ठीक है ना। 65 को ऐसे तोड़ेंगे हम, 13 गुणा में 5, 13 पंजे 65। अब हमारे आ गया 117, 117 को लिख सकता हूँ मैं, 13 ने 117, 13 13 के पहाड़े में 9 बार में 117 आते हैं। 13 कम 13 26 39 13 चौको 52 13 पंजे 65 13 छठे 63 इक्यानवे 63 इक्यानवे 63 4 13 में 117, हाँ 13 में 117, मतलब 13 की 9 से गुणा करेंगे 117 आ जाएंगे, और 13 की 5 से करेंगे 65। तो एच सी एफ क्या निकालना है मुझे, एच सी एफ। एच सी एफ मेरा इनमें क्या आएगा, कॉमन, सिंपल सी बात है। एच सी एफ यानी कॉमन क्या है, 13, एच सी एफ यानी कॉमन, तो 13 एच सी एफ कितना है मेरा, 13। तो इसमें मुझे बस अब 65 और 117 के एच सी एफ को 65 भी माने 17 के रूप में व्यक्त किया जाना, मतलब जो एच सी एफ है मुझे इस रूप में व्यक्त किया जाना है, यानी कि मुझे जो मैं, मतलब कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब ये है, जो 65 65 पी माइनस 117 है, इसको मैं बराबर कर दूंगा 13 के, क्योंकि मुझे इसे इस रूप में व्यक्त करना है ना, एस सी एफ यानी कि इस रूप में व्यक्त करना। एस सी एफ मेरा इसका कितना है, दो संख्या को मैंने निकाला 13, तो इसे मैंने 13 के बराबर कर दी। अब मैं क्या करूंगा, बस 65 पी बराबर 13, और ये 117 माइनस के अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 117। तो 65 पी बराबर कितने हो जाएंगे, 130, 7 और 3 10 का 0, हाथ से लगा एक, एक और एक 2, रुको कितने हो जाएंगे ये, 7 और 3 10 का 0, हाथ से लगा एक और एक 2 एक 3 और एक 130 होंगे ना, ठीक।
अब पी का मान हमें निकालना है, तो पी बराबर 130 बटे में 65। 65 को 130 से भाग दे देंगे तो पी बराबर हमारा क्या आएगा, 65 को 130 से भाग देंगे, देखो 65 को हमें से भाग देनी है, यानी कि 13 कम, सीधी बात है यार, 65 को ऐसे करके ही भाग दे लो। 130 को हमें भाग देना है 65 से, तो ये दोनों संख्या 5 से गायब हो जाएंगी। ये ऐसे देखिए, 13 कम 13, 13 पंजे 65, ठीक, 13 कम 13 और 13 पंजे 65, अब यहाँ एक जीरो बचा है अभी, यानी कि मेरे ऊपर 10 बचे, एक और ये जीरो मतलब 10 हो, तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10, नहीं 2 आ गया। समझ में नहीं आया तो देखिए, 130 बटे में 65, ठीक। अब 65 से 130 भाग देने, यानी पहले देखो ये संख्या मेरी 5 से कट जाएगी, ये 5 से कितने बार में आएगी, इसको काट दूंगा 5 से, तो 13 बार में चली जाएगी, नहीं, सिंपल सी बात है। देखो आप 130 को बटे में 65 है हमारे, इस प्रकार से काटें, देखो 13 से भाग तो जाएगी, यानी 13 कम 13, ठीक, और 13 पंजे 65, नीचे 5 आ गए, और ऊपर कितने होगा, एक ये लगा लूंगा, ये एक जीरो 10 होगा, और 5 कम 5 और 5 दूनी 10, एक जीरो लगा के मतलब पूरे कट गई मेरे। तो जो पी का मान आया वो मेरा 2 आया, पी बराबर 2 आया, मुझे पी का ही मान इसमें ज्ञात करना है, तो वो मेरा कितना है 2। अगर आपको ऐसे समझ में आएगा, 65 से 130 को भाग करके देख लेना, 2 ही आएगा।